इस वक्त वर्ल्ड कप फाइनल का मैच चल रहा है। मैच रोमांचक मोड़ पर है। भारत को विकेट की दरकार है, खास तौर से स्विंग मास्टर मोहम्मद शमी पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। सब यही दुआ कर रहे हैं शमी सेमीफाइनल वाला करिश्मा कर दिखाएं, जब उन्होंने 7 विकेट लेकर सेमीफाइनल को शमी फाइनल बना दिया था, जिसको देखकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके गांव में ही मिनी स्टेडियम बनाने का ऐलान कर दिया है। अभी तो सेमीफाइनल में ही बाबा खुश हैं, लेकिन शमी के गांव में योगी का स्टेडियम बनाने से बहुत से लोग परेशान दिख रहे हैं। मुस्लिम वोट का कैलकुलेशन करने लगे हैं, डर रहे हैं कि कहीं 24 के चुनाव में शामी को योगी और अपना मोदी पोस्टर बॉय ना बना दें। शामी के गांव में योगी के दांव से 24 का क्या कनेक्शन है, इस रिपोर्ट में देखते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अमरोहा का ये सहसपुर अलीनगर गांव है। कुछ दिनों पहले तक इस गांव का नाम बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन अब पूरा देश जान रहा है, क्योंकि गांव की कच्ची मिट्टी की ऐसी ही पिचों ने उस स्विंग मास्टर को पैदा किया है। जो अपनी शानदार लाइन लेंथ से विरोधी खेमे के माथे पर चिंता की लकीरें डाल देता है। जब वो रनअप पर दौड़ता है तो लगता है शेर अपने शिकार को झपट्टा मारने दौड़ता है, जिसका नाम है मोहम्मद शमी, जिसने वर्ल्ड कप सेमीफाइनल को अपनी आग उगलती गेंदों से शमी फाइनल बना दिया। लेकिन इस वक्त शमी के अलावा अमरोहा में एक और नाम सबकी जुबान पर है, वो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम। अब आप सोच रहे होंगे कि अमरोहा से शमी का रिश्ता तो समझ में आता है, पर योगी आदित्यनाथ का क्या कनेक्शन है? तो वो तार उस दिन से जुड़ा है जिस दिन शमी ने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में 7 विकेट लेकर इतिहास रच दिया था। उसी दिन से योगी ने शमी के गांव सहसपुर अलीनगर से अपना रिश्ता जोड़ लिया। मैच देखने के बाद अफसरों को उन्होंने फोन लगाया और कह दिया कि शमी के गांव में एक क्रिकेट स्टेडियम बनना चाहिए, जमीन तलाशी जाए, काम जल्द से जल्द किया जाए। ये काम इतनी तेजी से हुआ कि अगले दिन डीएम, सीडीओ समेत पूरा सरकारी अमला सहसपुर अलीनगर पहुंच गया। बकायदा गांव वालों के सामने पैमाइश शुरू की गई और स्टेडियम के लिए 16 बीघा जमीन भी चुन ली गई। योगी सरकार का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने ये मिनी स्टेडियम बनवा के हमारे लिए बहुत ही आवश्यकता अनुसार काम किया है। जो हमें दूर जाना पड़ता था, अब वो हमारे पास में ही आ गया है, तो हम यहीं पर खेल लेंगे और इतना टाइम बचेगा, किराया बचेगा, पेट्रोल बचेगा, जो भी था अब यहीं पे खेलना रहेंगे। ये योगी सरकार का बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने, बहुत धन्यवाद जी। हम यहाँ पर थे, यही बातचीत हो रही थी कि यहाँ पर मिनी ग्राउंड बनेगा और उससे हमें बहुत फायदा है, जो हमारा टाइम बचेगा। हम मुरादाबाद जाते हैं, अमरोहा जाते हैं खेलने के लिए, प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पर कोई हमारी सुविधा नहीं थी प्रैक्टिस करने के लिए, और सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया जो ये हमारे लिए फैसला किया है मिनी ग्राउंड बनवा। दूर पड़ता है? हाँ, दूर पड़ता है। तो अब कितना किलोमीटर पड़ता है? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर जाते हैं। हाँ। तो आप जब यहाँ स्टेडियम बनेगा तो फिर यहीं खेलेंगे? हाँ, यहीं खेलेंगे, यहीं प्रैक्टिस करेंगे। तो अच्छा लगता है कि कम से कम सरकार का जो फैसला है अच्छा हुआ है? हाँ, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जी। हमें तो सर बहुत फायदा है। आप जी, हमारे साथ के लड़के हैं, दोस्त हैं, सब जाते हैं मुरादाबाद जाते हैं, हमें इतना फायदा है यहाँ पर। हम अब यहाँ पे ही खेल लेंगे सर। बहुत खुशी है हमें ग्राउंड आने की, मिनी ग्राउंड आने से बहुत खुशी है। कोई हमें ऐसा नहीं है, बच्चे जाते थे, उन्हें बहुत प्रॉब्लम सी होती थी, अब ये बहुत सारे खुश हैं। अमरोहा जिले के सहसपुर अलीनगर गांव से निकले मोहम्मद शमी आज पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं, और वर्ल्ड कप में जिस तरह से उनका प्रदर्शन रहा है वो काबिले तारीफ है। इस वक्त हम अलीपुर जो अलीनगर सहसपुर गांव है यहीं पर मौजूद है, और ये जो जगह इस वक्त यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्रिकेट खेल रहे हैं जो भी इलाके के बच्चे हैं, जो खिलाड़ी है, वो यकीनन अब सरकार ने फैसला लिया है कि इसी को एक स्टेडियम के तौर पर स्थापित किया जाएगा, इसको खूबसूरत बनाया जाएगा, यहाँ पर तमाम सुविधाएं होगी, जिससे जो क्रिकेट प्रेमी हैं और जो यहाँ पर क्रिकेट में अपना जो करियर है बनाना चाहते हैं, उनको एक बड़ी उम्मीद जगी है। और ये जो मोहम्मद शमी का ये गांव है, यहीं पर मोहम्मद शमी प्रैक्टिस किया करते थे, इसी धरती से, इसी जमीन से प्रैक्टिस करके वो आज इंटरनेशनली हम देख रहे हैं कि जिस तरह से उनका प्रदर्शन रहा है उस वर्ल्ड कप में, जिस तरह से उनकी बॉलिंग रही है, उसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। ऐसा नहीं है कि शमी के गांव में पहले ये प्रयास नहीं किए गए, पहले भी प्रपोजल भेजे गए थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। स्टेडियम का यह सपना पूरा किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। ये घोषणा अब हुई है, सीएम साहब ने घोषणा की है योगी जी ने, लेकिन जब मेरे बहनोई जिंदा थे तो सिर्फ भाई और वर्ल्ड कप पहले जो है क्या नाम है, जब सिलेक्शन हुआ था इंडिया की टीम में,
उसके बाद जब दूसरा वर्ल्ड कप, पहला वर्ल्ड कप खेला था शमी ने, उसके बाद मेरे बहनोई ने डीएम जो मौजूद था, यहाँ डीएम थे उस टाइम पे, मुझे नाम याद नहीं, उनसे डिस्कस किया था। तो उन्होंने कहा था कि शमी के गांव में स्टेडियम जो है बनना चाहिए, आप जगह की तलाश बताइए। तो उन्होंने कहा था जगह यहाँ है, बहुत जगह पड़ी है, और आप वहाँ स्टेडियम का जो है आप प्रपोजल भेजिए। तो उन्होंने वादा किया था डीएम साहब ने, मैं प्रपोजल भेजूंगा, और उन्होंने शायद भेजा भी था, लेकिन वो किस वजह से नहीं हो पाया। अब उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए और जो पिछले 4 मैच नहीं खिलाया, उसके बाद खिलाने के बाद लगातार जो प्रदर्शन है उसे देखते हुए बड़ी खुशी है कि, और मैं धन्यवाद देता हूं योगी जी को कि उन्होंने जो है क्या नाम है हमारे शमी के जो गांव है वहाँ एक मिनी स्टेडियम बनाने के लिए जो है घोषणा की है। और कल मैं वहाँ गांव पिच पे गया भी था, तो वहाँ जो प्रशासन था के लोग वहाँ मौजूद थे, जमीन को नाप रहे थे, सर्वे कर रहे थे, और वहाँ गांव के प्रधान भी थे और चैनल वाले वहाँ मौजूद थे, सब लोग थे। तो वहाँ जो है उसका सर्वे का उसका काम जो है चालू हो गया है। और सर्वे उसे जो जैसे जमीन खाली पड़ी है, बराबर में खेत वालों ने कुछ लिया तो उसकी भी नपाई की है कि जमीन बराबर वालों ने दबा तो नहीं ली है या जोत तो नहीं, वो सब नपाई पाई उसकी वहाँ हो रही थी। और फिर सीडीओ साहब, डीएम साहब ने भी मीटिंग लेके इसका जो है मतलब उसका काम शुरू कर दिया है। योगी के इस आदेश का मतलब क्या है? ये सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है, योगी की तरफ से एक बड़ी मैसेजिंग है। जो लोग योगी और मोदी सरकार पर आरोप लगाते हैं कि ये मुसलमानों से भेदभाव करते हैं, उन लोगों को योगी ने शमी के गांव में स्टेडियम बनाने का ऐलान कर जवाब दिया है। मोहम्मद शमी के गांव में उत्तर प्रदेश सरकार एक स्टेडियम बनाने पर काम कर रही है और जमीन का चयन प्रक्रिया में है, और शीघ्र ही उच्च कोटि का एक स्टेडियम वहां निर्माण कराया जाएगा, जिससे आने वाली प्रतिभाओं को, खिलाड़ियों को मौका मिल सके। 24 में लोकसभा चुनाव है और मुसलमानों को जोड़ने की दरकार है। ऐसे में योगी का यह फैसला बहुत मायने रखता है। यहाँ के मुसलमान बच्चे और रहने वाले योगी की तारीफ कर रहे हैं, और यही मुसलमानों की सियासत करने वालों को बेचैन कर रही है। योगी ने यहाँ चौका लगाया तो रालोद नेता जयंत चौधरी ने भी सियासी छक्का लगा दिया। मुस्लिम वोटर्स के दिल और दिमाग इधर उधर भटके, लिहाजा सोशल मीडिया पर तुरंत गांव सहसपुर अलीपुर में होने वाले स्टेडियम में अपनी सांसद निधि से पैसे देने की इच्छा जता डाली। डीएम से यहाँ तक कह दिया कि प्रपोजल का इंतजार रहेगा। यही नहीं, अब तो समाजवादी पार्टी के नेता भी कह रहे हैं हम भी पैसा देंगे, यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। जो भी इस गांव के विकास के लिए घोषणा का ऐलान कर रहे हैं, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी हों, योगी जी, या जयंत चौधरी जी हों, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूं। राजनीति एक अलग चीज है, लेकिन अगर गांव में स्टेडियम बनेगा तो उससे गांव की प्रतिभा, इलाके की प्रतिभाओं को फायदा मिलेगा। जयंत चौधरी जी ने, क्योंकि वो भी पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं, ये ऐलान किया कि मैं भी अपनी सांसद निधि से दूंगा। अगर वो भी पैसा देते हैं तो उसकी खुशी होगी, बल्कि हम भी ये चाहते हैं कि हमारे वालिद साहब की विधायक निधि का भी कुछ पैसा उस स्टेडियम में अगर वो बनता है तो लगे, ताकि विकास हो क्षेत्र में खिलाड़ियों का। लेकिन अब तो लोग ये कहेंगे भाई योगी जी ने घोषणा कर दी तो जयंत चौधरी भी कूद पड़े, समाजवादी पार्टी भी आ गई। अब हमें तो नहीं पता, लेकिन हमने ये पता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में अमरोहा में एक मिनी स्टेडियम बनाया गया, जो इस जनपद का पहला मिनी स्टेडियम था। आप अमरोहा जाइए, आपकी तबीयत खुश होगी। वो तब बनाया गया जब मोहम्मद शामी पहली बार इंडिया क्रिकेट में इंडिया की तरफ से खेले थे। ये समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव जो लोकल में महबूब अली साहब की वजह से हुआ था। अब जो मिनी स्टेडियम बन रहा, बनाइए, सरकार को मिनी स्टेडियम नहीं, मुझे लगता है सरकार को बड़ा स्टेडियम बनाना चाहिए। अभी तक किसी ने पहल नहीं की, लेकिन बात जब मुस्लिम वोटर्स के दिमाग में योगी मोदी की तरफ झुकने की आई तो सबको मुस्लिम वोट की चिंता सताने लगी। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, उसकी वजह भी जान लीजिए। अच्छा जुनैद साहब, ये बताएं कि आपके गांव में जो स्टेडियम बनना है, योगी सरकार ने ऐलान किया है, उसमें जयंत चौधरी जी कह रहे हैं कि हम अपना फंड दे रहे हैं पूरी तरीके से, तो किस पर ज्यादा यकीन है, योगी जी या फिर जयंत चौधरी बनवा देंगे? देखिए, जब उन्होंने वादा किया है पूरी, यानी देश के सामने, और पूरा एक सब खुले मन से ऐलान किया है, तो योगी जी ने, जैसा कि सुनने में आ रहा है, तो हम ये उम्मीद करते हैं, हो गई नपाई भी हो गई, नपाई हो चुकी, सर्वे वगैरह हो चुका, अधिकारी आए थे, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो बनवाएंगे। जब कहा है तो इतना बड़ा लीडर कोई ऐसा तो है नहीं कि खुले मन से झूठ बोलने का मामला। भी कह रहे हैं हम भी फंड लगाने को राजी हैं, तो बड़ी अच्छी बात है, सोने पर सुहागा, ये तो बहुत अच्छी बात है। उनको चाहिए था और पहले आ जाना चाहिए था मैदान में उनको, तो जी ये तो उनको पहले सोच लेना चाहिए था, और जी लेकिन देर आए दुरुस्त आए, बहुत अच्छा किया जी, बहुत अच्छा हुआ। तो योगी जी
के द्वारा जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो भी काम हो रहे हैं, कई लोग ये कहते हैं कि वे मुस्लिम इलाके उससे अछूते रहते हैं, ऐसा है क्या? जी ऐसा कुछ हम तो कुछ खास महसूस नहीं करते और हम इस चीज को लेकर नहीं चलते। हम तो आज जैसे हम समझ लीजिए आज देश का मामला है जी। अब इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई मसला नहीं, बल्कि ये है कि हमारे देश की इज्जत का सवाल है। बराबर सुबह से जो है मस्जिद में मौलाना ने भी और पढ़ने वाले बच्चों ने भी सबने दुआएं की, हम भी उसमें शामिल रहे ताकि हमारे देश का नाम ऊंचा हो। इससे को थोड़ा ही कि साहब किसी एक का नाम ऊंचा हो रहा है। मान लो शमी अहमद को लगभग 10-12 साल हमारे इंडिया टीम में आए हुए हो गए और पहले ही बहुत अच्छा जो है प्रदर्शन किया है उन्होंने। ये तो बहुत लेट के दिया करा ना गवर्नमेंट ने, अब तक तो उससे पहले बहुत विकास हो जाना चाहिए था। आज तक हमारे गांव के रोड हैं, रोड बिल्कुल टूटे पड़े हैं, कभी मरम्मत हो जाती है साल 2 साल में, कभी आज तक नया रोड नहीं बन पाया। रोड होना लाइट, ये कुछ तो विकास होना चाहिए था काफी हमारे गांव में। बाकी अब आके जो है 10 साल बाद स्टेडियम की सोच आई है गवर्नमेंट की और पहले होना चाहिए था ये काम। जयंत चौधरी जी पहले से कर सकते थे इस काम को, अब मुख्यमंत्री जी ने जब ऐलान कर दिया तो वो भी कह रहे हैं मैं भी लगा दूंगा। भाई पहले होना चाहिए था ना ये काम, अब तो पहले मुख्यमंत्री जी ने कर दी। अमरोहा में 41% मुस्लिम वोटर हैं, जो यूपी का चौथा सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला इलाका है। मौजूदा बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली ने 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के कंवर सिंह तंवर को हराया था, वो भी तब जब समाजवादी पार्टी बीएसपी के साथ लड़ी थी, क्योंकि 2014 में कंवर सिंह तंवर जीते थे। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी थी। योगी के इस फैसले से समाजवादी पार्टी और आलोद की बेचैनी को आसानी से समझ सकते हैं। योगी सरकार यानी कि भाजपा मुस्लिमों के लिए विकास की बात करेगी तो मुस्लिम लोग भी उससे जुड़ने की क्या नाम है कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि क्या नाम है नहीं जुड़े। कई पार्टियां सोचती है कि हमारी ही वोट है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी के हिसाब से जो क्या नाम है मुसलमानों को समझेगा उसी के हिसाब से जो क्या नाम है वोट मुस्लिम वोट करेंगे। तो 24 में चीजें बदल भी सकती है अगर विकास के काम होते हैं और ज्यादा। हाँ क्या बात है, क्या नाम है कुछ भी हो सकता है। ये तो भाई ये तो क्या नाम है इलेक्शन है, इलेक्शन में क्या नाम है जिस तरीके से क्या नाम है विकास करने हैं इस तरीके से क्या नाम है सरकार आ भी सकती है। शमी के गांव वालों को बीजेपी से परहेज नहीं है, बशर्ते विकास का काम होता रहे। शमी का बहाना ही सही, काम हो रहा है तो वो खुश है, खास तौर पर वो युवा जिनके रोल मॉडल शमी हैं। उनके लिए योगी की ये सौगात किसी सपने जैसी है। सालों से आप लोग खेलते रहे हैं? सर हम यहाँ सालों से लगभग 10-12 साल हो गया हमें यहाँ खेलते हुए। अच्छा, काफी अच्छी। तो शामी भी खेलते थे इन्हीं जगहों पर? बिल्कुल यहाँ भी आसपास के गाँव में खूब अच्छा खेल खेलते थे शामी। याद है आपको कुछ चीजें कि भाई शम्मी उनको कहा जाता था? सिम्मी के नाम से सिम्मी, यहाँ आसपास के लोग सब सिम्मी भाई के नाम से पुकारते थे। और बहुत अच्छा टैलेंट था शुरू से ही, बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलते थे शामी। अभी इस स्टेडियम के बनने से कितना फायदा? इस स्टेडियम के बनने से आसपास के लोगों में भी खुशी है और बहुत अच्छा माहौल रहेगा। यहाँ जो लोग बाहर जाते थे क्रिकेट खेलने के लिए उनका बहुत फायदा होगा और यहाँ से हो सकता है 1-2 शमी और बाहर निकलें। अच्छा, आपको उम्मीद है कि 1-2 शमी और बाहर निकलेंगे? बिल्कुल यहाँ इतना टैलेंट है। टैलेंट की कमी नहीं है यहाँ पर, बस एक सुविधा की कमी थी, जो सुविधा पूरी हो जाएगी तो टैलेंट तो अपने आप ही बाहर आ जाएगा। योगी जी ने ये बहुत बड़ा बेहतरीन कदम उठाया है, जो स्टेडियम बनाने की बात कही है। और स्टेडियम तो पहले ही बनना चाहिए था, पहले से ही लोगों को इसकी जरूरत थी। जब से शिमी वो 10-12 साल से गए हुए हैं, उन्हें पहले ही बनाना चाहिए था। उनके लिए अभी तक कोई काम नहीं किया था, ये पहला काम है जो गांव में स्टेडियम आया है, योगी जी ने दिया है शिमी के नाम पे, वरना अभी तक तो कुछ नहीं दिया था। ये बहुत ही गांव वाले के लिए खुशी की बात है जो स्टेडियम मिला है, हम लोगों के लिए सबको खुशी की बात है। जो जयंत चौधरी भी कह रहे हैं कि हम भी पैसा लगाएंगे, सही है, वो भी अगर लगाना चाह रहे हैं तो और फैसिलिटी गांव में काफी जरूरत है, वो और अदर काम कर दें या स्टेडियम में ही कुछ ऐसा करते हैं जिससे गांव वालों को फायदा हो। अगर वो भी चाह रहे हैं तो सही है, फायदा जिसका हो। बहुत कम लोग जानते हैं कि शमी को उनके गांव के लोग सेमी भाई कहते हैं। ये स्टेडियम सपने जैसा क्यों है? क्योंकि इस पूरे इलाके में क्रिकेट की सीखने की चाहत रखने वाले यूथ मुरादाबाद में क्रिकेट की कोचिंग करने जाते हैं। ऐसे में योगी की ये सौगात इस मुस्लिम इलाके में बीजेपी की छवि बदलने में मदद जरूर करेगी। और मेरा नाम राजीव चौहान है और बड़ा उत्साह का माहौल है कि माननीय योगी जी ने यहाँ स्टेडियम की घोषणा की है और यहाँ के युवाओं को एक नया अवसर मिलेगा और हम योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का मैं हार्दिक धन्यवाद आभार करना चाहूंगा कि उन्होंने इस गांव में एक स्टेडियम की घोषणा की है, जिससे कि आसपास के क्षेत्र के सभी युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने का, जैसे मोहम्मद शमी जी ने अपनी निखारी है, उसी तरीके से आगे उन्हें मौका मिलेगा। इस मुस्लिम इलाके में जितना योगी होगा, जितना मोदी होगा, और ये अगर थोड़ा सा वोट में भी तब्दील होगा तो 24 में इसका फायदा जरूर मिलेगा। इसीलिए विरोधी योगी के स्टेडियम वाले दांव से बहुत परेशान दिख रहे हैं। वो भी डर रहे हैं कि शमी के गांव का सैंपल दिखाकर कहीं 24 के चुनाव में
मोहम्मद शमी को मोदी की पार्टी नया पोस्टर बॉय की तरह न पेश कर दे। इसीलिए जब बात आई आरएलडी से लेकर समाजवादी तक, सबको स्टेडियम की जरूरत शमी के गांव में समझ में आने लगी। लेकिन शमी के घर वाले सियासत से दूर हैं, सिर्फ शमी और क्रिकेट की बात कर रहे हैं। उनके पापा हमारे साथ खेले हैं, तौसीफ साहब जी, और उनके चाचा तहजीब साहब हमारे साथ क्रिकेट खेले हैं। हम बचपन से थे, वो छोटे थे हमसे। वो पांती में, गांव पांती कला है, वहाँ टीम में थे वो शामिल। शमी साहब वहाँ से खेल के वो अपनी प्रतिभा उन्होंने यहाँ तक पहुँचाई है, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वर्ल्ड कप में भी अच्छा प्रदर्शन करके हम जीत के दिखाएंगे। जिस तरह से सरकार की भी निगाह पड़ रही है और स्टेडियम का ऐलान हुआ है, इसको लेकर क्या कहेंगे? स्टेडियम देखो, एक चीज जब बनेगी स्टेडियम तो यहाँ के जो बच्चे हैं जो हैं वो सीखेंगे कुछ, उससे उन्हें हुनर आएगा। कोई ना कोई अल्लाह का नेक बंदा ऐसा होगा, उसका नंबर फिर आएगा शामी जैसा। अब बच्चों के नाम भी शमी रखे जाएंगे। हाँ, बच्चों के नाम भी शमी रखे जाएंगे। नरेंद्र मोदी को राजस्थान में जीत का मंत्र मिल गया है। प्रधानमंत्री ने विक्ट्री फॉर्मूला ढूंढ लिया है। बूथ टू बूथ कैसे सेंचुरी मारनी है, मोदी ने पता कर लिया है। उसका लेटेस्ट सैंपल भी मोदी ने दिखा दिया है। ये सैंपल शेखावटी रीजन में उस समय देखने को मिला जब नरेंद्र मोदी वहां रैली करने पहुंचे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। राजस्थान विधानसभा चुनाव के इस लेटेस्ट सैंपल को देखकर मोदी भी दंग रह गए। मोदी को सुनने यहां इतनी भीड़ पहुंची कि कैमरे की रेंज छोटी पड़ गई। इतना दूर दूर लोग हैं, उनको सुनाई देता होगा? वहां तक माइक होंगे क्या? मैं नहीं मानता कोई कैमरा में भी दम होगा वहां तक की फोटो निकाल पाए। राजस्थान में बम्पर विक्ट्री का मोदी फॉर्मूला क्या है? हर बूथ पर 5 सेंचुरी मारने का मतलब क्या है? राजस्थान में 6 दिन बाद 25 नवंबर को 200 सीटों पर पोलिंग होनी है। मोदी ने हर एक बूथ का हिसाब लगा लिया है। उन्होंने हर एक बूथ का एक एक वोट गिन लिया है। राजस्थान में इस बार 51,756 बूथ पर वोट डाले जाएंगे। हर बूथ पर औसतन 1015 मतदाता वोट डालेंगे। मोदी का प्लान है कि हर बूथ पर बीजेपी को 500 से 600 वोट मिले, यानी 50 से 60% वोट मोदी अपने पाले में करना चाहते हैं। राजस्थान में शहरी बूथ 10,415 हैं और ग्रामीण बूथ 41,314 हैं। मोदी ने शहर और ग्रामीण दोनों इलाकों के लिए अलग अलग रणनीति बनाकर बीजेपी को काम करने को कहा है। 2018 में राजस्थान में 51,187 बूथ थे। इस बार 51,756 बूथ हैं। राज्य में 5 साल में 569 बूथ बढ़े हैं। सबसे ज्यादा पोलिंग बूथ जयपुर में 4,589 हैं, जबकि सबसे कम बूथ प्रतापगढ़ जिले में 560 हैं। राजस्थान का सबसे छोटा बूथ पाकिस्तानी सीमा के पास बाड़मेर जिले में बाड़मेर का पार गांव में है, जहां कुल 35 वोटर हैं। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को हर बूथ पर 5 सेंचुरी मारने का फॉर्मूला बताया है। मतलब हर बूथ में अगर 5 सेंचुरी लग गई और कमजोर बूथ में सिंगल डबल भी मिले तो बीजेपी राजस्थान का मैच आसानी से जीत जाएगी। मोदी ने यह फॉर्मूला विरोधी कांग्रेस की कमजोरी और ताकत दोनों को आंकने के बाद बनाया है। मोदी का मानना है कि कांग्रेस में कुछ कैंडिडेट रन आउट हो जाएंगे, कुछ हिट विकेट हो जाएंगे और कुछ मैच फिक्सिंग कर लेंगे। लिहाजा बीजेपी को सिर्फ धुआंधार बैटिंग करनी है, विरोधी क्या कर रहा है उसकी चिंता नहीं करनी है। आजकल पूरा देश क्रिकेट के जोश से भरा हुआ है। क्रिकेट में बैट्समैन आता है और अपनी टीम के लिए रन बनाता है।
लेकिन कांग्रेस वालों में ऐसा झगड़ा है कि रन बनाना तो दूर, ये लोग एक दूसरे को रन आउट करने में लगे हैं। कांग्रेस सरकार के 5 साल एक दूसरे को रन आउट करने में बीत गए। जो बचे हैं वो महिलाओं और अन्य मुद्दों पर गलत बयान देकर हिट विकेट किए जा रहे हैं, हिट विकेट हुए जा रहे हैं। और बाकी जो है वो पैसे लेकर, रिश्वत लेकर मैच फिक्सिंग कर लेते हैं और कुछ काम नहीं करते। हमें तो हर पोलिंग बूथ पर 5-5, 7-7 सेंचुरी लगानी है। लगाओगे ना? हर पोलिंग बूथ पर 5-5, 7-7 सेंचुरी। वादा? ये आपकी गारंटी है? 2018 में राजस्थान में 75.1% मतदान हुआ था। कांग्रेस को 39.3% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 38.8% वोट मिले थे। दोनों में अंतर सिर्फ आधा फीसदी का था, लेकिन सीटों में अंतर काफी ज्यादा था। 2018 में कांग्रेस को 99 सीट मिली थी, जबकि बीजेपी को 73 सीट ही मिल पाई थी। मोदी इस बार कम से कम 50% वोट पाने का टारगेट लेकर चल रहे हैं, मतलब पिछली बार से करीब 12% ज्यादा। अगर बीजेपी को 10% वोट भी ज्यादा मिले तो आसानी से 140 पार जा सकती है। मोदी की रैलियों में जैसा जनसैलाब उमड़ रहा है, उससे बीजेपी का अनुमान और अरमान दोनों पूरे हो सकते हैं। देखिए, अभी अभी दिवाली गई है। हमारी माताएं बहनें 24 घंटे घर में मेहनत करके घर को साफ सुथरा रखती है ना? रखती है ना? लेकिन दिवाली के दिनों में वो घर के हर कोने को साफ करती है। किसी कोने में भी बारीक जगह होगी उसकी भी सफाई करती है। क्यों? दिवाली आई है। ये चुनाव भी ऐसी दिवाली है कि हमें हर कोने से कांग्रेस को साफ करना है। जैसे माताएं बहनें दिवाली में घर साफ करती है ना, वैसे हमारे सभी क्षेत्रों में से कांग्रेस की सफाई किए बिना चारा नहीं है भाई। राजस्थान में पिछली बार बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान हाड़ौती और मारवाड़ रीजन में हुआ था, लिहाजा इस बार मोदी इन दोनों इलाकों में पूरा जोर लगा रहे हैं। मारवाड़ में 61 सीट है। 2018 में कांग्रेस ने मारवाड़ में 29 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी को 24 सीट पर जीत मिली थी। बीजेपी को मारवाड़ में 28 सीट का नुकसान हुआ था। हाड़ौती रीजन में 57 सीट है। 2018 में यहां कांग्रेस को 35 सीट मिली थी और बीजेपी को 10 सीट पर संतोष करना पड़ा था। बीजेपी को हाड़ौती में 34 सीट का नुकसान हुआ था। मेवाड़ रीजन में 60 सीटें हैं। 2018 में कांग्रेस को यहां सिर्फ 21 सीट मिली थी और बीजेपी ने 35 सीटें जीती थी। बीजेपी को 20 सीटों का नुकसान हुआ था। शेखावटी रीजन में 21 सीटें हैं।
कांग्रेस ने यहां 15 सीटें जीती थीं और बीजेपी को सिर्फ 4 सीट मिली थी। उसे 8 सीट का नुकसान हुआ था। मोदी ने शेखावटी में हुंकार भरते हुए कहा कि पेपर लीक और करप्शन का जादू अब नहीं चलेगा। 3 दिसंबर के बाद राजस्थान के जादूगर जेल भेजे जाएंगे। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस युवाओं के, नौजवानों के सपनों की सबसे बड़ी दुश्मन है। यहां 5 साल से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं है जिसका पेपर लीक न हुआ हो। यहां के कोचिंग सेंटर पर जो छापे पड़े हैं, तो उसके तार कहां जुड़ते हैं पता है ना? जादूगर के करीबी मंत्री के सारे नाते रिश्तेदार अफसर बन गए। लेकिन आपके बच्चे छन छन कर बाहर हो गए। ये कैसा जादू है भाई? मेरे शेखावटी के भाइयों बहनों, मेरे राजस्थान के भाइयों बहनों, आप आश्वस्त रहिए। राजस्थान में भाजपा सरकार बनते ही कांग्रेस के हर जादू, हर पेपर लीक कांड की तेजी से जांच होके रहेगी। काले धन की कोई भी तिजोरी हो, कितने ही बड़े रसूखदार की हो, वो भी अब बच नहीं पाएगा। उसे समाज का लूटा हुआ लौटाना पड़ेगा। राजस्थान के रण में महिला वोटर जीत का सबसे बड़ा फैक्टर है। राज्य में कुल वोट 5 करोड़ 25 लाख हैं। इनमें पुरुष वोटर 2 करोड़ 73 लाख और महिला वोटर 2 करोड़ 51 लाख हैं, जबकि फर्स्ट टाइम वोटर 22.04 लाख हैं। महिलाओं पर अत्याचार और उनके मामलों में सुनवाई न होना इस चुनाव में सबसे अहम मुद्दा बन गया है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान रेप के मामलों में देश में सबसे आगे है। 2020 के मुकाबले 2021 में महिला अपराधों में 15% का इजाफा हुआ है। गहलोत इस मुद्दे पर घिरे हुए हैं और मोदी इसी मुद्दे पर सबसे ज्यादा हमलावर हैं। गुंडागर्दी, दंगे और महिलाओं, दलितों पर अत्याचार में राजस्थान को कांग्रेस ने देश में अग्रणी बना दिया। ऊपर से कांग्रेस की मानसिकता देखिए। एक मंत्री जो बहनों बेटियों पर हुए अत्याचार को ये कहकर सरेआम जायज ठहराता है कि ये मर्दों का प्रदेश है। मुझे बताइए, ये राजस्थान के मर्दों का अपमान है कि नहीं है? ये राजस्थान की मर्दानगी का अपमान है कि नहीं है? वीर पुत्रों को जन्म देने वाली वीर माताओं का अपमान है कि नहीं है? क्या दुनिया में कोई भी ऐसे पाप अत्याचार करने वालों को मर्द कहेगा क्या? ये कांग्रेस के मंत्री बेशर्मी के साथ कहे कि महिलाओं पर बलात्कार इसलिए हो रहा है कि तो मर्दों का प्रदेश है। अरे मर्द कभी ये पाप नहीं करते, वो तो बेटियों के चरित्र की रक्षा के लिए अपना सर कटवा देते हैं। राजस्थान के चुनाव में जीत की चाबी किसानों के पास है जो गांव में रहते हैं। राजस्थान के करीब 20% बूथ शहरी हैं, जबकि 80% बूथ ग्रामीण हैं। राजस्थान में 76,55,000 किसान हैं। हर किसान परिवार पर औसतन कर्ज 1,13,000 का है। किसान मतदाता राज्य की 82 सीटों पर गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। 2018 में किसानों ने कांग्रेस का साथ दिया था, जबकि 2013 में बीजेपी के साथ थे। मोदी जानते हैं ग्रामीण बूथ पर जीत तभी मिलेगी जब राजस्थान का किसान खुश होगा। लिहाजा शेखावटी में मोदी ने बाजरे में एमएसपी बढ़ाने का ऐलान किया।
राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने के बाद किसान सम्मान निधि राज्य के किसानों को 12,000 देने का वादा किया। राजस्थान में किसान सम्मान निधि पोर्टल पर करीब 63,84,175 किसान रजिस्टर्ड हैं। ये बहुत बड़ा वोट बैंक है। मोदी से साध कर राजस्थान से कांग्रेस को आउट करना चाहते हैं। कांग्रेस को पता ही नहीं था बाजरा और दूसरा मोटा अनाज यहाँ की शान हमेशा से रहा है। ये छोटे किसानों के लिए वरदान है। कांग्रेस ने बाजरे और दूसरे मोटे अनाज के महत्व को कभी नहीं समझा। यहाँ के किसान बताते हैं कि कांग्रेस सरकार ने तो एमएसपी पर बाजरे की खरीद तक ठीक से नहीं की, लेकिन मोदी आपकी मेहनत और आपकी कमाई के महत्व को समझता है। इसलिए हमने बाजरा जैसे मोटे अनाज को श्री अन्न के रूप में प्रतिष्ठा दी, पूरी दुनिया तक पहुंचाने का रोडमैप बनाया। आपने देखा होगा कि G20 सम्मेलन के लिए दुनिया भर के बड़े नेता जब दिल्ली आए थे ना, तो हमने उन्हें भी बाजरे की रोटी खिलाई, श्री अन्न के पकवान खिलाए। यहां भाजपा सरकार आएगी तो श्री अन्न को पूरा सम्मान मिलेगा, मोटे अनाज को सम्मान मिलेगा। राजस्थान भाजपा ने यह भी संकल्प लिया है कि गेहूं के एमएसपी पर बोनस दिया जाएगा। इतना ही नहीं, पीएम किसान सम्मान निधि से आपको अभी 6,000 रुपया मिलता है। अब राजस्थान भाजपा ने इसे बढ़ाकर 12,000 करने का फैसला लिया है। चुनाव में नारों का असर बहुत गहरा होता है, लिहाजा चुरू में मोदी ने कई नारे लगाए जो वोटर से सीधा कनेक्ट करते हैं। इनमें श्री अन्न की सशक्त पहचान, चुरू के वीर देश की शान, भ्रष्टाचार का मिटेगा निशान, सशक्त महिला खुशहाल किसान, आत्मनिर्भरता से बढ़ेगी शान, पढ़े लिखे को काम, हर समस्या का हो समाधान। बेरोजगारों के लिए भी मोदी ने पूरा खाका पेश किया और आने वाले समय में रोजगार किन सेक्टर्स को मिलेगा और राजस्थान के युवा कैसे मौके का फायदा उठा सकते हैं, मोदी ने सारी बातें चुनावी सभा में बताई। साथियों, कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ एक ही परंपरा विकसित की है, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण। इस नीति पर चलते हुए कांग्रेस ने देश का बहुत नुकसान किया है। कांग्रेस की यही मानसिकता है जिसके कारण बीते दशकों में भारत में युवाओं को अवसर नहीं मिल पाए। आजकल पूरी दुनिया में भारत के चंद्रयान की भी चर्चा है कि नहीं है? चंद्रयान से गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपको? आपका माथा ऊंचा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देश के युवाओं पर भरोसा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? यानी अंतरिक्ष में भारत कैसे ताकतवर हो रहा है, इसका लोहा पूरी दुनिया मान रही है। भारत की इस ताकत के पीछे मेरे नौजवानों का सामर्थ्य है, मेरे युवा है। और इसमें पिलानी की भी बहुत बड़ी भूमिका है। पिलानी के हमारे युवा स्पेस स्टार्टअप में भी काम कर रहे हैं, नाम कमा रहे हैं। कांग्रेस सरकार रहती तो ये संभव ही नहीं था। कांग्रेस ने स्पेस सेक्टर में युवाओं के लिए दरवाजे बंद कर रखे थे। ये भाजपा सरकार है जिसने स्पेस सेक्टर में भी युवाओं को खुलकर काम करने का मौका दे दिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भी रविवार को गाजा की गूंज सुनाई दी। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल मैच के बीच ग्राउंड पर अचानक एक फिलिस्तीन समर्थक घुस गया। वो जबरन बैटिंग कर रहे विराट कोहली से लिपट गया। मैच में घुसे युवक ने चेहरे पर मास्क और आजाद फिलिस्तीन लिखी टी शर्ट पहनी हुई है। आखिर स्टेडियम में घुसने वाला युवक कौन था, उसका मकसद क्या था, इस रिपोर्ट में जानते हैं। मैदान में घुस जाने वाला, विराट तक पहुंच जाने वाला, फिलिस्तीन का शर्ट पहनने वाला वो कौन? इजरायली हमले से गाजा में जैसे जैसे हमास कमजोर हो रहा है, वो दुनिया भर में अपने समर्थकों को इजरायल पर दबाव बनाने के लिए उकसा रहा है। इसका असर भारत में हो रहे क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी देखने को मिला। फिलिस्तीनी समर्थक रविवार को वर्ल्ड कप मैच के दौरान अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में घुस गया।
जब युवक मैदान में घुसा उस वक्त 14वां ओवर चल रहा था। विराट कोहली और केएल राहुल बल्लेबाजी कर रहे थे। युवक ने मैदान में पहुंचते ही कोहली को गले लगा लिया। इस दौरान युवक ने सफेद रंग की टी-शर्ट पहनी हुई थी जिस पर लिखा था फिलिस्तीन को आजाद करो और फिलिस्तीन पर बमबारी बंद करो। युवक ने मास्क भी पहना था जिस पर फिलिस्तीन का फ्लैग बना हुआ था और उसने हाथ में भी फिलिस्तीन का फ्लैग ले रखा था। फिलिस्तीन समर्थक विराट कोहली के कंधे पर हाथ रखता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि कोहली उससे दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर 3000 पुलिसकर्मी तैनात थे। इन पुलिसकर्मियों को चकमा देते हुए ये युवक स्टेडियम में घुसा। कोहली को गले लगाते ही अंपायर ने उसे फील्ड से बाहर जाने को कहा, लेकिन वो नहीं माना। तब तक सिक्योरिटी के लोग मैदान में पहुंच गए और उसे पकड़कर मैदान के बाहर लाए। इसके बाद गुजरात पुलिस उसे अहमदाबाद के चांदखेड़ा पुलिस स्टेशन ले गई। इस वीडियो में युवक को थाने के अंदर जाते हुए देखा जा सकता है। उसके चेहरे पर इस घटना को लेकर कोई अफसोस नहीं दिखाई दिया। चांदखेड़ा पुलिस स्टेशन ले जाते वक्त जब उस युवक से पूछा गया कि तुम स्टेडियम के अंदर क्यों गए, इस वीडियो में देखिए उसने क्या जवाब दिया। हेलो, why are you entered in the stadium? Just like protesting. Where are you from? I'm Australia. Australia? Yeah. And what's your demand? Pardon? What's your name? Johnson Wan. Well, you can call me Pajama Man. That's my nickname. Hey, why are you entered in the stadium? Yeah, I went up to like Virat Kohli. What? To go like meet up with Virat Kohli. And what's your demand? Why are you wearing Palestine t-shirts? Because of protests with the war and stuff, how Israel and Palestine. But y'all support Palestine. Why are we doing this? पुलिस पूछताछ में युवक का चीन और फिलीपींस कनेक्शन सामने आया है। इस ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को 2 साल पहले जून 2021 में वहां की सरकार ने पासपोर्ट जारी किया था। ऑस्ट्रेलियाई नागरिक के हाथ में खून जैसा कलर भी मिला है, जो उसने फिलिस्तीन की स्थिति को बताने के लिए लगाया था। दरअसल पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि ये युवक टीम इंडिया की जर्सी पहनकर स्टेडियम में घुसा था। इसी वजह से अहमदाबाद पुलिस चकमा खा गई। इस युवक का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो सेल्फी लेते वक्त नीली जर्सी में दिखाई दे रहा है। इस दौरान स्टेडियम का भी वीडियो बनाता हुआ दिख रहा है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां वैन जॉनसन से पूछताछ कर उसके इस प्रोटेस्ट के मकसद के बारे में जानकारी जुटा रही हैं। शुरुआती जांच में पुलिस ने बताया कि युवक की मानसिक स्थिति सही नहीं है। इससे पहले भी वर्ल्ड कप में फिलिस्तीनी मुद्दे को छेड़ा गया था। पाकिस्तान टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने श्रीलंका के खिलाफ मैच विनिंग शतक लगाने के बाद सोशल मीडिया पर लिखा था कि ये गाजा के लोगों के नाम है। वहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच ईडन गार्डन में हुए मुकाबले में कुछ युवक फिलिस्तीन का झंडा लेकर आए थे। यहां फिलिस्तीन के समर्थन में भी नारे लगाए गए थे। गाजा में इजरायल और हमास के बीच जंग के 44 दिन हो चुके हैं। इजरायली हमले में अब तक 12,000 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,000 से ज्यादा हमास के आतंकी मारे जा चुके हैं। इजरायली सेना नॉर्थ गाजा में हर उस जगह को निशाना बना रही है जहां पर हमास आतंकवादियों के होने के सबूत हैं। चाहे वो गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल अल शिफा हो या बच्चों का रेंटसी हॉस्पिटल या फिर अल कुद्स हॉस्पिटल।